फराज भाई क्यों विरोध कर रहे हैं आप इस बिल का? पूरे मुसलमान कम्युनिटी के लिए, जब पता है कि ये पास ही होना है और अजय आलोक कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम है ही नहीं है। मानक भाई थैंक यू वेरी मच। देखिए आज मैं आपको दो तीन चीजें आपके दर्शकों के लिए बताऊंगा जो कि आई ओपनर होंगी। मैं वक्फ पर डिबेट सुन रहा हूं बहुत दिनों से, आपकी भी मैंने कुछ डिबेट सुनी और कुछ प्रतिष्ठित चैनल्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं, विपक्ष के प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं। सबसे पहले तो मैं यहां से शुरू करूंगा कि जो शुरुआत हुई जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी, एलजेपी और आरएलडी से, देखिए बहुत आजकल बयान आ रहे हैं जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के वो अलाई जो कि कहने को एक सेक्युलर पार्टी की इमेज रखते हैं। तो मेरा कहना यह है रोहित भाई कि पुलिसिंग टुवर्ड्स और लिवियन 1984 को खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब भारतीय जनता पार्टी की जो ये देश विरोधी नीतियां हैं उसके सामने एक स्ट्रांग उसमें आकर के आपको उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन मजबूरी क्या है, एक शेर सुनिएगा मानक भाई, इन सारे दलों की जो भारतीय जनता पार्टी से मजबूरी में उनके साथ अलायंस करके सरकार बनाए हुए हैं कि कोई मस्त है कोई तिश्न लब तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इस पर कोई करे भी तो क्या, ये तो नए कदे का निजाम है। किसी कायनात में ए जिगर कोई इनकलाब उठेगा फिर, बुलंद हो के भी अभी आदमी अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। तो कोई बात नहीं, अभी ख्वाहिशें जरा पूरी होने दीजिए। ये सरकार जो है 2029 से पहले यही दल गिराएंगे। मैं ये नहीं बोल सकता कि कल होगा कि परसों होगा कि 6 महीने बाद होगा। अभी बहुत सारी बातें हुई मानक जी, क्योंकि अब आपने मुझे सबसे लास्ट में टाइम दिया है तो मुझे लगता है टाइम कम मिलेगा। अजय आलोक जी पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्होंने कहा कि एनडीए जो है वो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है और चुनौतियों को फेस करता है। मैं मानता हूं कि एनडीए ने खासकर जो मोदी जी की सरकार 2014 के बाद से आई है, उसने जब जब चुनौती दी तो भारत के लोकतंत्र को और भारत के संविधान, और ये मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं, अगले 2 मिनट में मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं मानव। मैं कृषि कानून की भी बात नहीं करूंगा, मैं नोटबंदी की भी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वक्फ की बात करूंगा। अब जैसे मान लीजिए वक्फ में जो मेन जो चेंजेस हो रहे हैं वक्फ में वो 5 हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 90% लोग जो हैं इसके बारे में उनको पता नहीं। मैं सिर्फ 2 चेंजेस के बारे में मानव जी बात करूंगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट यूनिलेटरल कर दिया है, जैसे ईडी का अपॉइंटमेंट यूनिलेटरल कर दिया है, ठीक उसी तरह से ये एडमेंट है मानक जी कि इस देश में लोकतंत्र का जनाजा निकाल दिया जाए, और वैसे ही जो आज की तारीख में वक्फ बोर्ड है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चलता है उसको समाप्त कर दिया। अब मैं पूरी जिम्मेदारी से मानक जी एक बात बोलता हूं कि आप अब सुनिए तो आपने साफ साफ सेक्शन 14 ऑफ द एग्जिस्टिंग वक्फ एक्ट को अमेंड किया और आप क्या कह रहे हैं कि द बोर्ड फॉर अ स्टेट एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 11 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट मानक जी। और आज क्या हो रहा है कि जो 2 मुतवल्ली मेंबर्स बनाए जाते हैं वो थ्रू इलेक्शन बनाए जाते हैं, बाकी मेंबर जो आते हैं उसका चुनाव होता है, और तो ये सारे मेंबर्स मिलकर के चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं। यानी कि एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि अभी वक्फ बोर्ड में अपनाई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हटा करके सिलेक्शन का फॉर्मूला डालने जा रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा वक्फ बोर्ड उठा करके देख लीजिएगा, मेरे पास ये रखा हुआ। अच्छा, वो जो चुनाव होता है अभी, उसमें वोट कौन करता है फराज भाई? देखिए, जो मैं बता रहा हूं, जो मुतवल्ली होते हैं, जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मुतवल्लीज के, उनको पूरी स्टेट्स के मुतवल्लीज जो है वो वोट करके उनको चुनते हैं। अच्छा। और बाकी जो चेयरपर्सन होता है उसको मेंबर्स चूज करते हैं। खाली एमपी, एमएलए और जो बार काउंसिल के जो लॉयर्स होते हैं उनको तो गवर्नमेंट जरूर नॉमिनेट करती है, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग जो एक्ट है, जो मानक जी 1995 वाला जो एक्ट है, उसके हिसाब से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसकी कंडीशन है, उसकी जो संख्या है वो सिलेक्टेड से ज्यादा होना चाहिए। वो जो स्टेट में जो मुतवल्ली होते हैं उन्हें कौन चुनता है? उनका चुनाव में वोट कौन करता है उनके चुनाव? नहीं, देखिए क्या है कि एक छोटी सी वक्फ प्रॉपर्टी है। हाँ। अब उसमें जो मुतवल्ली बनता है तो उसमें क्या है कि इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, आप उसमें मत जाइए। लेकिन जो कमाल कर रहा है, नहीं सुनिए मानक जी, सुनिए तो जो बोर्ड बन रहा है, वक्फ बोर्ड जो फैसला करेगा, हाँ। जो फैसला करेगा उसमें थ्रू इलेक्शन होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और दूसरा, एक तरफ तो आप गला फाड़ करके बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप वकालत करते हैं ना कि नहीं करते हैं? हाँ। लेकिन मानक जी, क्या
भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाय खासकर जो ये टीडीपी जेडीयू सब हैं, क्या ये नहीं मानते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ होनी चाहिए? अब मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट और बता देता हूं मानक जी। वक्फ अलल औलाद को आज की तारीख में खत्म नहीं किया गया है। जो नया एक्ट आ रहा है उसमें ये बोलते हैं कि इसमें विरासत के राइट्स अगर महिलाओं के और उनके जो वारिस हैं उनके अगर हैम्पर हो रहे हैं तो ये नहीं करना दिया जाएगा। अब मेरा सवाल यह है कि क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट में जहां पर हिंदू भाई को अनलिमिटेड पावर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे तो अपने बेटों को दे, चाहे पोते को दे, चाहे पोतियों को दे, चाहे बेटी को ना दे, तो क्या हम उसमें भी बदलाव करने जा रहे हैं? और अगर उसमें भी बदलाव करने जा रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं मानक। लेकिन अगर उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं तो क्या कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ रह जाएगी इस देश में मानक जी? और सुनिए, ओके अब यहाँ बहुत देर से प्रोफेसर ज्योत्सना कुछ बोलना चाह रही हैं।